Hello everyone, welcome back to Neat Learning Channel and today we will discuss about cell unit of life. This is the 8th chapter of NCERT. तो मैंने पिछले वीडियो में हमने पूरा जो प्लास्टिड है उसको खत्म कर लिया था और प्लास्टिड के कितने पार्ट होते हैं उसको भी डिस्कस कर लिया था कि प्लास्टिड जो होता है वो 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा हो गया? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जिसमें बिल्कुल भी कोई भी कलर नहीं था, जो कि व्हाइट कलर था, तो उसे क्या बोल रहे थे? ल्यूकोप्लास्ट। ओके, और उसके बाद क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो जिनमें कलर प्रेजेंट होता है उन्हें क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, जिसका एग्जांपल हमने रेड चिली दिया था। और उसके बाद हमने लास्ट में किसको डिस्कस किया था? क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है, जिसमें कि क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स कि वो ग्रीन कलर होता है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होने के कारण। ठीक है, तो मेनली उसमें कैसा कलर होता है? ओनली ग्रीन कलर होता है। ठीक है, कोई और डिफरेंट कलर नहीं होता है, इसलिए उसे क्या बोला गया है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ओके। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ग्रीन चिली। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। पहले जब ग्रीन चिली होगा तो वो किसका एग्जाम्पल होगा? क्लोरोप्लास्ट का। और उसके बाद जब वो रेड चिली में कन्वर्ट हो जाएगा तब वो किसका एग्जाम्पल होगा? क्रोमोप्लास्ट का। ओके, क्लियर हुआ? ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? राइबोसोम। तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। राइबोसोम क्या होता है? ओके, तो राइबोसोम जो होता है एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सर्कुलर एज अ पार्टिकल टाइप प्रेजेंट होता है हमारे साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में जो भी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम मिल रहा था। ठीक है, और उसके बाद साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें भी फ्री फॉर्म में राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर और देखें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा तो ही उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, और उसमें अगर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं मिलता है। ठीक है, तो राइबोसोम के बारे में देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल एंड स्मॉल नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। ये कैसा होता है कि अगर पूरे ऑर्गेनेल की बात करेंगे तो ये जो ऑर्गेनेल होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, ओके। जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है, फिर देखिए, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। इसलिए उसे और नाम क्या? राइबोसोम तो वैसे बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मली, लेकिन एक और नाम क्या होता है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राइबोसोम आर नॉट विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, ओके। तो आप जब राइबोसोम को आप माइक्रोस्कोप के थ्रू, वैसे तो नेकेड आई से देखा ही नहीं जा सकता, ठीक है, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप के थ्रू भी आप देखना चाहेंगे तो भी आप नहीं देख पाएंगे। ठीक है, इतना स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, ओके। फिर देखिए, अकरेंस की बात कर लेते हैं। तो फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो ये जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलता है राइबोसोम और यूकैरियोटिक सेल में भी मिलता है। ठीक है, ओके। फिर देखिए, सब यूनिट, एवरी राइबोसोम मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट। जो यूनिट की बात करें जिसके थ्रू आपका जो राइबोसोम है वो बना होता है, वो उसे क्या बोलते हैं? सब यूनिट। ठीक है, तो वो सब यूनिट जो होता है 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है स्मॉल यूनिट और दूसरी कौन सी होती है? लार्ज यूनिट। ठीक है, जो यूनिट होती है कौन कितनी होती है? 2 टाइप की सब यूनिट होती हैं, जिसमें कि पहली कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट सब यूनिट, और दूसरी कौन सी होती है? लार्जेस्ट सब यूनिट। और दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनता है तब ही ये राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, जैसा आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे कि पहले नीचे क्या होगा? लार्जेस्ट सब यूनिट, फिर उसके बाद उसके ऊपर स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, इस तरीके से पूरे राइबोसोम का बनकर प्रिपेयर होता है। ठीक है, फिर देखिए, टाइप्स ऑफ राइबोसोम ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेटिव यूनिट। अब देखिए, जो राइबोसोम मैंने बोला कि ये दोनों सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट में भी मिलता है और यूकैरियोट में भी मिलता है, लेकिन जो प्रोकैरियोट दोनों में ही मिलते तो है, लेकिन कैसे मिलते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिलते हैं। ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके जो राइबोसोम को सेडिमेंटिव यूनिट के टाइप में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है? प्रोकैरियोट में कैसा होता है और यूकैरियोट में कैसा होता है। इस तरीके से दोनों को हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे प्रोकैरियोट की। तो प्रोकैरियोट में 40% प्रोटीन एंड 16 आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके। अगर हम प्रोकैरियोट में राइबोसोम की बात करें तो वो सबसे पहले राइबोसोम का वर्क क्या होता है कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। ठीक है, ओके, तो इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है। ठीक है, तो 40% प्रोटीन जो होता है वो प्रोकैरियोट में फॉर्मेशन होता है, और आरएनए की बात करें तो 60 आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं राइबोसोम की बात कर लेते हैं।
तो राइबोसोम जो होता है वो 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। कौन सा? 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। 70s का मतलब क्या होता है कि 70s में अभी मैंने बताया कि वो दो यूनिट से मिलकर बना होता है, एक होता है लार्जेस्ट, दूसरा कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट, ठीक है। नीचे कौन सा होता है? लार्जेस्ट, और दूसरा कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट, ठीक है। इस तरीके से क्या है, वो टोटल मिला के कितना होता है? 70s राइबोसोम बोला जाता है, ठीक है। अब जो 70s है इसमें लार्जेस्ट कौन सा और स्मॉलेस्ट कौन सा उसके बारे में देख लेते हैं। तो अगर इसको डिवाइड किया जाए दो पार्ट में, दो सब यूनिट में, तो एक होता है 30s और दूसरा कौन सा होता है? 50s, ठीक है। कितना होता है? 30s एंड 50s। इसको कैलकुलेट नहीं करना कि 30 और 50 व्हाट इज दिस, दे आर नॉट अ 70s, ओके। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो 70s तो नहीं आएगा, ओके। कितना आएगा? 80s आएगा। तो इसलिए उसको कैलकुलेट नहीं करना है, ओके। उसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, ओके। तो उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो एक हो गया 30s जो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, और 50s जो होता है वो क्या होता है? लार्जेस्ट पार्टिकल। और इन दोनों के जो सब यूनिट होते हैं उसे क्या बोलते हैं? 70s राइबोसोम बोलते हैं, ठीक है, जो कि प्रोकैरियोट में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे यूकैरियोट में। तो यूकैरियोट में भी इसी तरीके से होता है, मतलब कि अगर प्रोटीन के परसेंटेज की बात करेंगे तो जैसा कि उसमें प्रोकैरियोट में देखा था तो 40% आपको प्रोटीन मिल रहा था, तो लेके आप 40% 100 को बात करेंगे तो 100 में 40 जब चला गया तो कितना बचा? 60%, ठीक है। तो 60% जो होता है वो किसमें होता है? यूकैरियोट में होता है प्रोटीन का परसेंटेज, और उसके बाद 40 की बात करेंगे तो वो प्रोकैरियोट में होता है, ठीक है। तो 60% प्रोटीन जो होता है वो यूकैरियोट में होता है, और परसेंटेज आरआरएनए की बात करेंगे तो 40% आरआरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद उसी तरीके से सब यूनिट के बारे में देख लेते हैं। तो राइबोसोम की बात करेंगे तो 80s राइबोसोम इसमें मिलता है। उसमें कितना मिल रहा था? 70s राइबोसोम प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट की बात करेंगे तो 80s राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। तो 80s जो होता है वो भी दो सब यूनिट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? एक होता है 60s और दूसरा कौन सा होता है? 40s, ठीक है, ओके। कौन कौन सा होता है? एक होता है 60s और दूसरा कौन सा होता है? 40s। 40s जो होता है वो स्मॉल सब यूनिट है, और 60s जो है वो लार्ज सब यूनिट है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आपका जो है 80s बनता है, ठीक है। 80s राइबोसोम जो है यूकैरियोट में मिलता है, ठीक है। तो दोनों की हमने बात कर ली कि कितना परसेंटेज प्रोटीन है और कितना आरआरएनए प्रेजेंट है, वो हमने देख लिया, ठीक है। अब हम इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन अकर्स, जैसे कि मैंने बात करी कि ये क्या है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। देयर कॉल्ड इज अ प्रोटीन फैक्ट्री, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। किसके अंदर? सेल के अंदर इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोल रहे थे, उसी तरीके से राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? इंक्लूजन बॉडी, इसके बारे में देख लेते हैं। Reserve material in a prokaryote cell are stored in the cytoplasm in the form of inclusion body, ठीक है। ये जो मतलब इंक्लूजन बॉडी होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में। जो रिजर्व मटेरियल है वो प्रोकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में स्टोर करता है, जिसे हम इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड प्रेजेंट फ्री इन अ साइटोप्लाज्म। ये जो होता है, जैसे हमने अदर ऑर्गेनेल की बात करी तो वो कुछ थे डबल मेम्ब्रेन थे और कुछ सिंगल मेम्ब्रेन थे, ठीक है। लेकिन अगर इंक्लूजन बॉडी की बात करेंगे तो इंक्लूजन बॉडी जो होता है वो क्या होता है? फ्री फॉर्म में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओके। ये कोई भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है। एग्जांपल की बात करें तो फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हो गए, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ठीक है। ये क्या है? एग्जांपल है किसके? इंक्लूजन बॉडी के। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइटोस्केलेटन की। Cytoskeleton element consists of a microfilament and microtubules and intermediate filament. साइटोस्केलेटन जो होता है वो क्या होता है? 3 पार्ट में जो साइटोस्केलेटन एलिमेंट होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है, ओके। फिर देखिए माइक्रोफिलामेंट के बारे में देख लेते हैं। These are formed as a protein which are contracting in nature. ये जो होता है कैसा होता है? मतलब प्रोटीन का तो फॉर्मेशन करता है और कैसा होता है? कॉन्ट्रैक्टिंग नेचर होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, तो ये कैसा होता है? कॉन्ट्रैक्टिंग इन नेचर होता है, ठीक है। फिर देखिए एक्टिन फिलामेंट एक्ट एज अ प्राइमरी माइक्रोफिलामेंट। ये सारी चीजें जो साइटोस्केलेटन की बात कर रहे हैं ये क्या होता है? जैसे सेल्स है, सेल में क्या होता है? फिलामेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसी फिलामेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, जो कि क्या है? माइक्रोफिलामेंट हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया और इंटरमीडिएट फिलामेंट हो गया, ठीक है।
तो माइक्रोफिलामेंट की बात कर रहे थे, जिसमें कि एक्टिन फिलामेंट एक्ट एज अ प्राइमरी माइक्रोफिलामेंट। जो एक्टिन होता है वो क्या होता है, प्राइमरी फिलामेंट, प्राइमरी फिलामेंट उसे बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि वो सबसे आगे का पार्ट होता है, ठीक है। फिर देखिए, दे स्लाइड ओवर मायोसिन फिलामेंट कॉजिंग मूवमेंट। ये क्या होता है, जो एक्टिन फिलामेंट होता है उसमें मायोसिन जो होता है वो क्या होता है, स्लाइड करता है, ठीक है। एक्टिन जो है वो मायोसिन में क्या होता है, स्लाइड करता है, जिसके कारण जो मूवमेंट है किसी भी फिलामेंट की जो मूवमेंट है वो इसी के थ्रू होती है, ठीक है। ओके, इसके एक्टिन और मायोसिन के स्लाइडिंग के थ्रू होता है, ठीक है। फिर देखिए फंक्शन की बात कर लेते हैं। इन अ प्रोटोजोआ दे हेल्प इन अ फॉर्मेशन ऑफ अ स्यूडोपोडिया, ठीक है। तो अभी हमने बात करी कि ये जो चीजें होती है, जो भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो ये जो होता है वो क्या होता है, ये जो छोटे से एनिमल होते हैं, स्मॉलेस्ट एनिमल होते हैं, ठीक है, या फिर जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल होते हैं, वो क्या होता है, उनको उनमें प्रेजेंट होते हैं और उनको मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ओके, या फिर लोकोमोशन में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो फंक्शन की बात कर रहे हैं अभी हम, तो माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं वो प्रोटोजोआस में मिलते हैं, ठीक है। ओके, फिर देखिए दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया कहाँ मिलते हैं हमें, अमीबा में, ठीक है। तो अमीबा में माइक्रोफिलामेंट हमें मिलते हैं, ठीक है। तो अमीबा क्या है, एक प्रोटोजोआस है, तो प्रोटोजोआस में ही जो स्यूडोपोडिया होते हैं उन्हीं में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेसिकल्स। वेसिकल्स से इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कि कुछ मतलब जो फूड पार्टिकल्स है उसको ले रहे हैं और फिर रिलीज कर रहे हैं, या फिर उसका ऑस्मो रेगुलेशन कर रहे हैं, तो ये क्या है, वेसिकल्स जो होता है इसमें उसका मतलब ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है। वेसिकल के अंदर ट्रांसपोर्ट में हेल्पफुल होता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसके बारे में देख लेते हैं। These are hollow filament of alpha and beta tubulins which are arranged in a alternate layer, ठीक है। जैसा आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे, तो स्ट्रक्चर में क्या है, ये अल्टरनेट लेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके, क्या होता है, एक साइड अल्फा होता है और दूसरा साइड क्या होता है, बीटा होता है, ठीक है। और कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, मतलब कि हॉलो फिलामेंट होता है, ठीक है। एक पार्ट क्या होता है, अल्फा, और दूसरा कौन सा होता है, बीटा। और इसके अरेंजमेंट की बात करें तो अल्टरनेट लेयर में मिलता है, ठीक है। फंक्शन की बात कर लेते हैं, हेल्प इन साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन की बात कर रहे हैं तो उसमें हेल्पफुल होता है, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स एंड क्रोमोसोम मूवमेंट। तो जो क्रोमोसोम की मूवमेंट होती है, मतलब कि कोई क्रोमोसोम किसी और क्रोमोसोम से अटैच हो रहा है, तो इसके अटैचमेंट में हेल्पफुल होता है, मतलब कि क्रोमोसोम का वो मूवमेंट है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम का मूवमेंट। तो क्रोमोसोम के मूवमेंट में या फिर स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है, ठीक है। कौन हेल्पफुल होता है, माइक्रोट्यूब्यूल। नेक्स्ट हम बात करेंगे, थर्ड क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट, इसके बारे में देख लेते हैं। दिस फिलामेंट इज फाउंड इन डेस्मोसोम एंड फॉर्म मैट्रिक्स इन द स्किन सेल्स, ठीक है। ये जो फिलामेंट है इंटरमीडिएट फिलामेंट, वो कहाँ में मिलता है, डेस्मोसोम में, ठीक है। किसमें मिलता है, डेस्मोसोम में, डेस्मोसोम में मिलता है, ठीक है। एंड फॉर्म मैट्रिक्स इन द स्किन सेल, जो स्किन सेल है उनमें क्या होता है, मैट्रिक्स का फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल होता है, ठीक है। कौन, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या ऑर्गेनेल है, न्यूक्लियस, इसके बारे में देख लेते हैं। वो वाज फर्स्ट व्यू बाय लीवेनहॉक बट क्रेडिट बाय डिस्कवरी गोज टू रॉबर्ट हुक, ठीक है। अगर देखने की बात करें न्यूक्लियस को, तो न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने देखा था, लीवेनहॉक साइंटिस्ट ने, ठीक है, जिन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, ठीक है। किसको डिस्कवर किया था, बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, तो उन्हीं वही साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस को देखा था, ठीक है। लेकिन अगर क्रेडिट की बात करें कि क्रेडिट जो है वो किसको जाता है, या फिर उसका डिस्कवर किसने किया था पूरे तरीके से, तो वो किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। ओके, किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। फिर देखिए शेप की बात करें तो जनरली स्फेरिकल बट मे बी लोब इन WBC। अगर इसके शेप की बात करें तो शेप जो होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। और जो कभी कभी क्या होता है कि WBC की बात करेंगे तो WBC में लोब के तरीके मिलता है, ठीक है। ओके, फिर देखिए साइज की बात कर लेते हैं। और अगर हम स्पर्म हेड की बात करें तो स्पर्म हेड में कैसा होता है, न्यूक्लियस सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। कैसा होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में मिलता है, ठीक है। ओके, फिर देखिए साइज की बात कर लेते हैं। तो यूजली टू 25% ऑफ अ सेल साइज बट इट इज अ मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, इट साइज इज मच लार्जर, ठीक है। इसमें जो अगर सेल साइज की बात करेंगे तो वो कितना होता है, 15 to 25% इसका साइज होता है, ठीक है। ओके, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल होता है, कैसा होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल होता है, मतलब कि साइज की बात करेंगे तो कैसा होता है, लार्जर साइज होता है, सर्कुलर शेप में मिलता है, ठीक है। फिर देखिए
स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर जैसा आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आउटर लेयर प्रेजेंट होती है, और आउटर लेयर के बाद फिर इनर लेयर होती है, और बीच में क्या होता है, गैपिंग प्रेजेंट होती है। आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में क्या होता है, गैपिंग प्रेजेंट होती है। और उसके बाद सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। पहला इसको पूरी लेयर, पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला, न्यूक्लियस, ठीक है। और उसके अंदर भी सेंटर वाला पार्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस में ही न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी, न्यूक्लियोलस के बाद जो न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियर में ही क्या होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। और उसी न्यूक्लियस में क्या होता है, मैट्रिक्स फिल होता है, जिसे हम न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोल रहे थे, ठीक है। सेल के अंदर जो मैट्रिक्स बना है उसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स फिल है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। देखिए जो गैपिंग होती है, जो फिर मतलब जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो गैपिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, ठीक है। ओके, फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ आउटर इनर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मतलब दोनों को क्या होता है, कॉम्बिनेशन बनाए रखता है इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में, उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, ठीक है। ओके, और उसके बाद जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होता है उसको टोटली हम क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद अंदर साइड हमें क्या मिलता है, न्यूक्लियोलस के पास में हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम हेट्रो या फिर यू क्रोमोसोम या फिर क्रोमोसोम नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। नेट लाइक स्ट्रक्चर या फिर रेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम हेट्रो या फिर यू क्रोमोसोम या फिर क्रोमोसोम नेटवर्क भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है, और इसके कुछ और पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। तो न्यूक्लियस इज द डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर आउट एंड इन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ये स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है और इनर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, जिसे हम टोटली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए outer nuclear membrane is usually associated with a ribosome and it is also continuous with the surrounding network of endoplasmic reticulum, ठीक है। इसी से ही क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसी से ही आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है, ठीक है। क्या अटैच होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है। और अगर राइबोसोम की बात करें तो वही आउटर मेम्ब्रेन में ही, जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसी में ही राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके, फिर देखिए इंटरफेस ऑफ सेल साइकिल, न्यूक्लियस शोज द फॉलोइंग पार्ट्स। इसका कुछ मतलब कुछ ना कुछ उसमें कई सारे पार्ट होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो पहला पार्ट कौन सा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि आउटर लेयर होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, क्रोमैटिन रेटिकुलम, मतलब कि नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्रोमैटिन नेटवर्क रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। फिर सेंटर में हमने क्या बात करी थी कि न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, ओके। फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब कि जो मैट्रिक्स फिल होता है न्यूक्लियस में, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये कुछ पार्ट है जो कि न्यूक्लियस में मिलते हैं, ठीक है। फिर देखिए पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में देख लेते हैं। द टू मेम्ब्रेन आर पैरेलल विद अ स्पेस इन बिटवीन देम कॉल्ड एज अ पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। जो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ स्पेस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये टू मेम्ब्रेन से बना हुआ है, ठीक है। टू मेम्ब्रेन जो है वो कैसे है, एक दूसरे के पैरेलल है, ओके। कैसी है, एक दूसरे के पैरेलल, मतलब इनर और आउटर मेम्ब्रेन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल, इसलिए इसे क्या बोला गया है। और इनके स्पेस में, इनके दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए 10 to 15 नैनोमीटर इन विड्थ, अगर इसके मतलब विड्थ की बात करेंगे, ठीक है, ओके। इनके बीच में जो डिस्टेंस है या फिर इनकी जो विड्थ है, इसके बारे में देखेंगे तो वो कितना होता है, 10 to 15 नैनोमीटर होता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म अ बैरियर बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियस किसमें प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में सेंटर पे, ठीक है। सेल के सेंटर पे क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो न्यूक्लियस में क्या फिल है, न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के बाहर क्या प्रेजेंट है सेल में, तो वो साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो दोनों में डिफरेंस को मतलब बनाए रखती है कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म के बीच में क्या होता है, बाउंड्रीज को क्रिएट करती है, कौन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ओके, फिर देखिए nuclear envelope is interrupted at several places by minute pore, nuclear pore which formed by the fusion of
इट्स टू मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर, ठीक है। जो न्यूक्लियस में क्या होता है, कुछ कुछ गैसिंग होती है, ठीक है। इनर और आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ मतलब डिस्टेंस पे होता है, वो तो ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। लेकिन जो स्पेस होता है मतलब उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ गैसिंग होती है, ठीक है, ओके, जिससे आपका रेटिकुलम अटैच होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है अटैच होता है, ठीक है। लेकिन जो कुछ गैसिंग प्रेजेंट होती है पूरे सर्कुलर स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो उससे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोपोर, ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, जो कि कुछ एक माइन्यूट पोर होते हैं, ठीक है। उन माइन्यूट पोर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर, ठीक है। जहाँ भी आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन जो है एक दूसरे से फ्यूज हो रही होती है, वहीं पे क्या होता है, कुछ माइन्यूट पोर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियोपोर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है पार्ट, क्रोमैटिन रेटिकुलम, ठीक है। इट इज अ नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स इज कॉल्ड क्रोमैटिन। इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस के सेंटर पे क्या होता है, कुछ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स भी, या फिर उसे क्रोमैटिन भी बोलते हैं, ठीक है, ओके, क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्रोमैटिन कंटेन डीएनए सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड एज अ हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। ये क्या होता है, तो इसमें पहले तो हमने बताया कि वो न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर से बना होता है, ठीक है। क्या बना होता है, क्रोमैटिन जो होता है वो किससे बना होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर से बना होता है, ठीक है। और उसके बाद जो आफ्टर सम टाइम, जब उसमें कुछ ना कुछ जो सेल साइकिल होते हैं, सेल साइकिल में जब सेल्स का डिवीजन होता है, तो सेल्स के डिवीजन के थ्रू उसमें क्या होता है, जो नेटवर्क प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम क्रोमैटिन बोलते हैं, तो ये क्या होता है, ये भी डिवाइड होके मतलब किसका फॉर्मेशन करता है, डीएनए का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और डीएनए जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के अंदर पे बना रहता है, ठीक है, ओके। उसके चारों डीएनए के चारों तरफ क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन का कवर रहता है, ठीक है, ओके। हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिलता है, ठीक है। फिर देखिए न्यूक्लियोलस की बात कर लेते हैं। तो 1 और 2 न्यूक्लियोलस फाउंड इन अ न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म फिल होता है, उसी न्यूक्लियोप्लाज्म में एक से लेकर 2 कुछ ऐसे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर देखिए, कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एक्ट एज इट लेक्स मेम्ब्रेन, ठीक है। जो होता है उसमें भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियोलस जो होता है, पहले तो हमने बात करी न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस में भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, ठीक है। न्यूक्लियोलस जो होता है न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म फिल होता है ना, तो न्यूक्लियोप्लाज्म को मतलब उसमें भी बाउंड्रीज को क्रिएट करती है, जो उसमें की बहुत ही कम मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, किसमें, न्यूक्लियोलस में। फिर देखिए, न्यूक्लियोलाई आर द साइट ऑफ एक्टिव सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस आरएनए, ठीक है। वो क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। किसका फॉर्मेशन करते हैं, राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। कौन, न्यूक्लियोलाई। फिर न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में बात कर लेते हैं। इट इज अ पोर्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियर मैट्रिक्स, ठीक है। जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या है कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। क्या बताया मैंने, सेल के अंदर क्या फिल है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर क्या फिल है, न्यूक्लियोप्लाज्म। जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स फिल होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है, ओके। जो कि साइटोप्लाज्म से मिक्स होके क्या बनाता है, प्रोटोप्लाज्म बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, क्रोमोसोम। इसके बारे में देख लेते हैं। क्रोमोसोम का पहले इस वर्ड को समझते हैं। क्रोमोसोम का मतलब क्या है, वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन सा, एक हो गया क्रोमा, दूसरा क्या है, सोम, ठीक है, ओके। क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर, सोमा का मतलब क्या होता है, बॉडी, ठीक है। तो वो जो क्रोमोसोम होता है वो किसके कारण होता है, वो मतलब क्रोमोसोम के कारण ही क्या है, बॉडी का कलर दिखाई देता है, ठीक है। तो बॉडी का कलर अगर चेंजमेंट होता है तो वो किसके कारण होता है, क्रोमोसोम के कारण होता है, ठीक है, ओके। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, क्रोमोसोम, ठीक है। फिर देखिए, फाउंड इन ए न्यूक्लियस। ये जो क्रोमोसोम है वो कहां पर मिलता है, न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम हो रहे थे, क्रोमेटिन हो रहे थे, वही क्या है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है उसमें, ठीक है। फिर देखिए, एवरी
chromosome has a primary contraction and or centromere, a non-stained region that hold the chromatin together. तो जितने भी क्रोमोसोम है उनमें जो क्रोमेटिन है उस उन क्रोमेटिन को कौन ज्वाइंट करता है? सेंट्रोमियर. ठीक है, सेंट्रोमियर्स के थ्रू वो क्रोमेटिन एक दूसरे से अटैच रहते हैं. ठीक है, ओके. कौन अटैच करता है? सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर जो होता है वो क्रोमेटिन को अटैच करता है. ठीक है, जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमेटिन से बने होते हैं और क्रोमेटिन को कौन अटैच करता है? सेंट्रोमियर. ठीक है, जो कि सेंटर पार्ट में, क्रोमोसोम के सेंटर पार्ट में प्रेजेंट होता है. ठीक है, फिर देखिए द क्रोमोसोम बिकम अटैच टू द स्पिंडल फाइबर बाय द सेंट्रोमियर. ठीक है, इसमें क्रोमोसोम जो होता है वो क्या होता है? इसमें स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है. ठीक है, क्रोमोसोम जो होता है उसमें क्या होता है? स्पिंडल फाइबर जो होता है वो सेंट्रोमियर्स के थ्रू अटैच होता है. ठीक है, ओके. स्पिंडल फाइबर जो दोनों तरफ होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू स्पिंडल फाइबर्स को कौन अटैच करता है? सेंट्रोमियर. ठीक है, फिर देखिए डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर आर प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ सेंट्रोमियर. ठीक है, दोनों क्रोमेटिन को जो अटैच करता है उसके बीच में उसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर. ठीक है, ओके. क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर. तो सेंट्रोमियर अगर बात करें, सेंट्रोमियर के अंदर की बात करें तो उसमें क्या बोलते हैं? वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिससे हम काइनेटोकोर बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर बोलते हैं जो कि सेंट्रोमियर में होता है. ठीक है, प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे, पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं. तो स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है? एज अ एक्स शेप्ड में होता है. ठीक है, एक्स शेप्ड में होता है. और तो नीचे की बात करेंगे, नीचे जो सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता है चारों तरफ, उसमें क्या होता है? टीलोमियर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, टीलोमियर के ऊपर क्या होता है? क्रोमेटिन प्रेजेंट होते हैं. इन क्रोमेटिन को कौन अटैच करता है? सेंट्रोमियर. ठीक है, इन क्रोमेटिन के थ्रू कौन अटैच होता है? सेंट्रोमियर जो होता है वो इन क्रोमेटिन को अटैच करता है. ठीक है, ओके. सेंट्रोमियर में ही आपका क्या प्रेजेंट होता है? काइनेटोकोर. ठीक है, जो कि इन्हें एक दूसरे से अटैच होने में हेल्प करता है. ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जो ऊपर वाली पार्ट की बात करें तो ऊपर वाले पार्ट में क्या होता है? क्रोमोमियर प्रेजेंट होते हैं जिनमें की जीन आर लोकेटेड इनसाइड द क्रोमोमियर. ठीक है, तो जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू आपका जो चेंजमेंट आता है बॉडी में, तो वो जो चेंजमेंट होता है वो कहाँ पर, वो जीन जो होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोमियर में प्रेजेंट होता है. ठीक है, ओके. क्रोमोमियर में जो जीन है वो प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं के थ्रू जब ये दूसरी क्रोमोसोम से अटैच होते हैं तो जो कैरेक्टर है बॉडी का वो क्या एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाता है और उसके बाद क्या है? न्यू बॉर्न बेबी में आता है. ठीक है, ओके. फिर देखिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं. डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ अ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम आर 4 टाइप. ठीक है, सेंट्रोमियर का जो पोजीशन है उसके बेस पे इन्हें 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. ठीक है, कि जो सेंट्रोमियर क्रोमोसोम है इसके बेस पे ही इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. ठीक है, इनके पोजीशन के अकॉर्डिंग इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला कौन सा है? टीलोमेयर, टीलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक एंड सबसेंट्रिक एंड एक्रोसेंट्रिक. ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं. तो सबसे पहले बात करेंगे टीलोसेंट्रिक की. द सेंट्रोमियर इज अ टर्मिनल सो दैट क्रोमोसोम हैज ओनली वन आर्म. इसमें क्या होता है कि हाफ पार्ट में प्रेजेंट होता है. ठीक है, ओके. ये फुल क्रोमोसोम नहीं होता. ठीक है, फुल क्रोमोसोम तब होता है जब दोनों तरफ इक्वल प्रेजेंट हो. ठीक है, इक्वल आर्म प्रेजेंट हो. लेकिन जो टीलोसेंट्रिक होता है इसमें क्या होता है? इसमें हाफ आर्म प्रेजेंट होता है. ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है? हाफ क्रोमोसोम आर्म प्रेजेंट होता है. ठीक है, इसलिए उसे क्या बोला गया है? टीलोसेंट्रिक बोला गया है. ठीक है, ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे काफी बार क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो इसे आपको अच्छे से पढ़ना है. ओके. फिर देखिए मेटासेंट्रिक की बात कर लेते हैं. द सेंट्रोमियर इज राइट इन द मिडिल ऑफ 2 आर्म ऑफ क्रोमोसोम आर इक्वल इन द लेंथ. ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें फुल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. मतलब कि अगर इसमें क्या होता है? जो क्रोमोसोम होता है या फिर क्रोमेटिन होता है वो इक्वल आर्म में प्रेजेंट होता है. ठीक है, ओके. जो 2 आर्म होते हैं वो दोनों तरफ इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट बात करेंगे सब मेटासेंट्रिक की. द सेंट्रोमियर इज अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर सो वन आर्म इज स्लाइटली लॉन्गर देन अदर. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो इसका स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है? एक तरफ जो होता है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में मतलब ग्रो हुआ होता है और दूसरी साइड देखेंगे तो पूरा फुल ग्रो हुआ होता है. ठीक है,
ओके, तो एक जो होता है आर्म वो क्या होता है, शॉर्ट होता है, और एक जो होता है वो लॉन्ग होता है, ठीक है। ओके, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सब बेटा सेंट्रिक बोलते हैं, ठीक है। ओके, फिर देखिए एक्रोसेंट्रिक के बारे में देख लेते हैं। द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड एंड मेकिंग वन आर्म इज एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड अदर आर्म इज वेरी लॉन्ग, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक पार्ट जो होता है वो क्या होता है, वो शॉर्ट होता है, और दूसरा पार्ट जो होता है वो लॉन्ग होता है, ठीक है। ओके, तो दोनों में डिफरेंस आप इस तरीके से क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। ओके, फिर इसके बेस पे कई सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, या फिर उसको अच्छे से इसको अपने माइंड में रखना है, ठीक है। ओके, तो ये टीलोसेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक, सबसेंट्रिक एंड एक्रोसेंट्रिक इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, नेक्स्ट हमारा चैप्टर क्या है, सेल साइकिल, जिसको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसमें जो भी प्रॉब्लम हुई हो या फिर जो भी डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जिसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी करते रहिए, और जो भी प्रॉब्लम आती है, या पहले तो आपका सेशन देखना है, सेशन के बाद आपका नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बनाने के बाद उसको जब आप एनसीईआरटी रीड करने जाएंगे तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे उसको आपको अंडरलाइन करना है, ताकि आप जब रिवीजन करें तो रिवीजन करने में आपको इजिली वो टॉपिक मिल जाए, ठीक है। ओके, हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, थैंक यू।